नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का द सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेल के बारे में डिस्कस किया था, उनके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था कि किनसे मिलके वो बने हैं। ठीक है, एज वेल एज हमने ये भी देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें उनमें प्रेजेंट है प्लांट में और क्या चीजें प्रेजेंट नहीं है एनिमल में, और इवन ये भी देखा कि क्या एनिमल में प्रेजेंट है और क्या प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग हर एक कंपोजिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। देखिए, हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली हैं, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, इवन उनका काम भी अलग अलग होता है, फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसा काम उनका रहता है वैसा ही उनका स्ट्रक्चर भी रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनेली को, या तो ऐसे कह लीजिए कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली को जिनका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, उनके सिस्टम को हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनेली आएंगे जो जिनका काम एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, अलग अलग तो रहता है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है काम। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेली आते हैं? ऑर्गेनेली देखिए, एक आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दूसरा आपका होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। ये चार ऐसे ऑर्गेनेली है ना, ये चार ऐसे ऑर्गेनेली है जिनका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है, कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच में इनका कोऑर्डिनेशन है। ठीक, इसीलिए इन चारों के काम को एक सिस्टम के अंडर रख दिया, एक वर्ड दे दिया कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए एक एक को अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, थोड़ा मैं आपको रफली बता देती हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक ऑर्गेनेली को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शन है उनका। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये जितने भी ये चार ऑर्गेनेली है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, मींस देखिए हमारे साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेली पाए जाते हैं उनमें आप तीन तरीके के स्ट्रक्चर देखोगे ऑर्गेनेली के। एक तो ऐसे जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ तो ऐसे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसे भी हैं जो मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले आपके ये जो जितने हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे, लेकिन फिलहाल के लिए एंडोमेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो देखिए इनमें जितने भी आएंगे वो सारे कैसे कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन है। अब इनका फंक्शन जैसे मैंने कहा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी बॉडी की सेल है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक सेल, ठीक है, ये है सेल। ठीक, अब ये क्या हो गया? ये इन्फेक्टेड हो गई बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया आया यहाँ पे, समझ लीजिए ये है बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया, मानते हैं हम लोग ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक, ये सेल इससे इन्फेक्टेड हो गई, तो ये क्या करेगा? एंडोसाइटोसिस की मदद से ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? सेल के अंदर आएंगे। ठीक, एंडोसाइटोसिस की मदद से ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, सेल के अंदर आएंगे। ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया। ठीक, अब हमारी सेल को सिग्नल मिल गया कि भाई बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर आ गया है, अब हम सेल को प्रिवेंट करना है, बचाओ, इसके लिए क्या करो? ऐसे एंजाइम बनाओ जो इसको डिस्ट्रॉय करे, एंजाइम बनाओ। अब एंजाइम देखिए रहता क्या है हमारी सेल में, चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजाइम कहाँ आपको देखने को मिलता है? लाइसोसोम में देखने को मिलता है। ठीक है,
लाइसोसोम में अब क्या देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक लाइसोसोम ऐसे बना रखा रहेगा, कोई बैक्टीरिया आएगा और लाइसोसोम बना रखा है, जाके अटैक कर दिया और उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जैसे ही इन्फेक्ट करता है, इस सेल के अंदर सेल को इन्फेक्ट करता है, तो हमारी सेल क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंजाइम, एंटी एंजाइम बनाती है, ठीक है। और ये पूरा वर्क ये एंटी एंजाइम बनाती है, ठीक है। अब वो कैसे बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया, एंडोसाइटोसिस की मदद से अंदर आ गया और इस बॉडी के अंदर आ गया, तब हम इसको बोलेंगे एंडोजोम। क्या बोलेंगे, एंडोजोम, ठीक। अब हमारा है न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए है, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जैसे ही अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, हमारी सेल को सिग्नल मिला कि हमको इसके खिलाफ एंजाइम बनाना है, तो क्या करेगा हमारा न्यूक्लियस, क्या करेगा, तुरंत रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना देगा। क्या बनाएगा, एमआरएनए। रिप्लिकेशन करके ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए बनाएगा। अब आपको ये भी पता है आपको कि हमारे न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन रहता है, ठीक। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से ही अटैच्ड रहता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ये भी राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से होते हुए ट्रांसफर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करेगा, इसी एमआरएनए को बदल देगा प्रोटीन में। किसमें, प्रोटीन में। ट्रांसलेशन करके ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये एमआरएनए कन्वर्ट हो गया प्रोटीन में, ठीक। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद यहाँ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, उसको मॉडिफिकेशन करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा उस प्रोटीन को। फिर उसके बाद मॉडिफाई करने के बाद वो वेसिकल के फॉर्म में, बैग के फॉर्म में उस प्रोटीन को पिंच आउट कर देगा, निकाल देगा। फिर उसके बाद यही हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही हमारी क्या होती है, गोल्गी बॉडी होती है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए या गोल्गी बॉडी, ठीक है। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है उसी वेसिकल को रिसीव करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको मैच्योर करके अपने इस एंड से उसको रिलीज करेगा, इस एंड से रिलीज करेगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो एंजाइम है जो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है, राइट। तो इसको जैसे ही इसको ये रिलीज करेगा, हम इसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। अब इसके अंदर वो एंजाइम है जो इसे डिस्ट्रॉय करेगा। और लेकिन जैसे ये रिलीज किया, ये प्राइमरी लाइसोसोम इसलिए अभी बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंजाइम है अभी वो इनएक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है, इनएक्टिव है। जैसे ही ये रिलीज होगा, ये इनएक्टिव के ठीक जैसे ही ये लाइसोसोम यहां से रिलीज हुआ, ये प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो कैसा है, अभी वो एंजाइम इनएक्टिव रहता है, ठीक, इनएक्टिव रहता है। अगर ये एक्टिव के फॉर्म में रिलीज हुआ ना ये एंजाइम, तो ये क्या करेगा, ये इसके खुद के ही लाइसोसोम को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम का काम क्या है, उनको सीधा कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, इसीलिए तो बने ही है वो। जैसे ही वो बनेंगे उनको तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा डाइजेस्ट करने के लिए। अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो ये उसी लाइसोसोम उसी सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे, इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज सिक्रीट होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और ये जैसे ही जाता है, यही प्राइमरी लाइसोसोम जाएगा और एंडोसोम से अटैच हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एंडोसोम से
एंडोसोम से यहाँ से अटैच हो जाएगा और अब हम इस लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। ठीक, अब इसका काम क्या है? इसके अंदर एंजाइम है, ये क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद इसके अंदर जैसे ही डिस्ट्रॉय किया, अब इसके अंदर क्या बचा? एंजाइम खत्म हो गया, सिर्फ बैक्टीरिया का रेसिड्यूअल बचा, बैक्टीरिया का बचा हुआ हिस्सा बचा। ठीक है, सड़ा गला बचा हुआ हिस्सा बचा। ठीक है, इसके अंदर। तो अब इसको हम कहते हैं टर्सरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं? टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम टर्सरी लाइसोसोम, और इसको रेसिड्यूअल लाइसोसोम भी बोलते हैं। लाइसोसोम, इसको टर्सरी लाइसोसोम भी बोलेंगे, रेसिड्यूअल लाइसोसोम भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बैक्टीरिया के रेसिड्यू है। अब ये किसी काम का नहीं है, तो सेल क्या करेगी? इसको एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल के बाहर कर देगी। ठीक है, कैसे? एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से इसको बाहर कर देगी। तो ये देखिए, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ही बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया, सिग्नल मिला, इसने न्यूक्लियस ने एमआरएनए बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको प्रोटीन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम ने उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट किया। फिर वो उस इस प्रोटीन को वेसिकल के बैक के फॉर्म में कन्वर्ट किया किसने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और भेज दिया गोल्गी बॉडी के पास कि थोड़ा मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो जाए उसका। मॉडिफिकेशन होने के बाद ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या किया? वेसिकल रिलीज किया, बैग लाइक फॉर्म में बनाकर उसको निकाला, पिंच आउट किया कि हाँ भाई अब तुम रेडी हो, जाओ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करो। तो ये तुरंत जाएगा और बैक्टीरिया से, जिसको हम लोग बैक्टीरिया से अटैच करेगा, एंडोसोम से अटैच करेगा और उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसका रेसिड्यू सेल के अंदर बचेगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? टर्सरी लाइसोसोम और रेसिड्यूअल लाइसोसोम। फिर फाइनली ये किसी काम का तो है नहीं, तो एक्सोसाइटोसिस की मदद से ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑर्गेनली जो है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। हेंस हम इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या काम है उनका। ठीक है, चलिए। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। जैसा मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल की तरह स्ट्रक्चर है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ठीक है, नेटवर्क बनाकर, जाल बनाकर पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा रहता है? जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसका एक्सटेंशन होता है, बाहर निकला रहता है, फैला रहता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में कैसा होता है? देखिए, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फैले होते हैं, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये दो कंपार्टमेंट फॉर्म करता है। ठीक, एक तो हो गया एक कंपार्टमेंट ऐसा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साइड बनता है, जो कि ये है। ठीक, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साइड बनता है, ये इस कंपार्टमेंट को, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इस कंपार्टमेंट को और इस इंटरसेलुलर स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, ये कहां रहता है? ये वो स्पेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साइड रहता है, उसको हम लोग कहेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। वही स्पेस, वही
कुछ स्पेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये कैसे बाहर होगा, सेल के तरफ हो, किस किस साइड होगा वो, साइटोप्लाज्म में होगा, उसके किस में होगा, साइटोप्लाज्म में। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हम किसको बोलेंगे, वो स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, उस स्पेस को हम लोग ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलेंगे। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे, वो स्पेस, ठीक है, वो कंपार्टमेंट जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगा, सेल में होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होगा, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, ल्यूमिनल एक स्पेस है, ठीक, कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ये बाहर है। ठीक, तो आपका रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, डिवाइडेड टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। एक हो गया आपका ल्यूमिनल, दैट इज ल्यूमिनल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहता है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक हो गया आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कहां रहेगा, साइटोप्लाज्म की तरफ रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो पार्ट में, राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस, राइबोसोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस, ठीक, इसी का एक्सटेंशन है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है, तो हम उस पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पार्ट और उस हिस्से को हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए है क्या, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसके सरफेस पर राइबोसोम पाया जाएगा तो क्या, जब आप उसको टच करोगे तो कैसा रहेगा, रफ लगेगा, रफ ही तो रहेगा ना, वो स्मूथ तो रहेगा नहीं, क्योंकि राइबोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो खुरदुरा सा रहेगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों है वो रफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के होने की वजह से उसका सरफेस रफ हो गया, हेंस उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं अटैच रहता है, तो वो उसका सरफेस कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो उसको, उतने से भाग को हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे यहाँ राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो ये हिस्सा क्या हो गया, कैसा हो गया इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। देखिए इस रीजन ये भी है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के पास रहेगा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहेगा एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अच्छा, इसका भी रीजन है कि क्यों ये न्यूक्लियस के पास रहता है, क्यों वो दूर रहता है। देखिए न्यूक्लियस जैसे ही आपका बनाएगा, mRNA बनाया, उसको अब बनाना है प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको क्या करेगा, वेसिकल के फॉर्म में, बैग के लाइक के स्ट्रक्चर में, बैग लाइक स्ट्रक्चर में उसको पैक करेगा। अरे भाई जब प्रोटीन बनेगा तभी तो बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक करेगा। तो हेंस mRNA जैसे ही बना उसके बाद बनाना क्या पड़ेगा, प्रोटीन बनाना पड़ेगा। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा न्यूक्लियस के पास रहता है, क्योंकि mRNA बना, न्यूक्लियर पोर से आपका mRNA निकलेगा और तुरंत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स जो है ना वो क्या कर जाएंगे, वो तुरंत क्या करेंगे,
प्रोटीन बना देंगे और आगे भेज देंगे उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक करेंगे और फिर वेसिकल बनाकर निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो पहले प्रोटीन बनेगा तभी तो बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक करेंगे हम, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद में आता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पहले आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आप राइबोसोम देखते हो ना, राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या है, ये जो आप राइबोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक प्रोटीन से अटैच्ड रहता है। किससे अटैच रहता है? एक प्रोटीन से अटैच रहता है जिसका नाम है राइबोफोरिन। क्या नाम है? राइबोफोरिन। इस प्रोटीन की मदद से राइबोसोम अटैच्ड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है। दे आर द एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन का ये कंटिन्यूअस, न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ये कंटिन्यू इस तरीके से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, और राइबोसोम अटैच्ड रहता है, राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। राइबोसोम इसकी आउटर सरफेस से अटैच रहता है, हेंस ये रफ रहता है ना। Observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। अब आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा सबसे ज्यादा उस सेल में आपको देखने को मिलेगी जो सेल बहुत ही ज्यादा एक्टिवली प्रोटीन बनाती है। मतलब समझ रहे हैं? देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों में देखने को आपको मिलेगा, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी मात्रा जो रहेगी ना कि हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, स्मूथ कम है, स्मूथ ज्यादा है, रफ कम है, ये वहां इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादा कहाँ रहेगा? जहां प्रोटीन की नीड ज्यादा रहेगी वहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा रहेगा। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस पे राइबोसोम ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, लेकिन कहां जहां प्रोटीन की नीड कम होगी वहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला हिस्सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रही? जो सेल जिस हिसाब से काम करेगी उस हिसाब से चीजें भी होंगी। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स, कि कहां आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को ज्यादा मिलेगा? एक्टिवली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा हो उस जगह पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को और ज्यादा देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हम स्मूथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है। ठीक है, राइबोसोम आर एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक, अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रेजेंट डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहता है एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हल्का सा दूर रहता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर ही देखते हैं। ये रफ है, ये स्मूथ है, स्मूथ वाला रफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इट इज, अब इनके पास राइबोसोम तो होता नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इट इज मेजर साइट किस चीज का? फॉर द लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस इनका काम याद रखिएगा, वेरी IMP, कि भाई काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपका प्रोटीन बना दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? वेसिकल में तो पैक करता ही करता है, लेकिन और कुछ करेगा, और क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन एनिमल्स लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्टेरॉइडल हार्मोन है क्या? स्टेरॉइडल हार्मोन एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो लिपिड से मिलकर बना है। लिपिड से बना हुआ ही स्ट्रक्चर है आपका स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है, किससे है? लिपिड से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर ही आपका क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो क्या क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है और लिपिड बना रहा है, दो ही तरीके की चीजें आपको बन रही है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन बनाकर देगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको लिपिड बनाकर देगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता ही है, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है, देखिए इसी का ये एक्सटेंशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इतने से एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको सही कर लीजिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। और यहाँ राइबोसोम देखिए, इस हिस्से में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कैसा स्ट्रक्चर रहता है? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ही रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना। ठीक, तो उसमें ये जो आपको इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्ने। क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह। ये टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। और इसके अंदर के स्पेस को सिस्टर्नल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नल स्पेस बोलेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने, इनके अंदर के स्पेस सिस्टर्नल स्पेस। और इसको एक और नाम से जान रहे हैं हम लोग, क्या है? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है। और अगर जो बाहर है, जो बाहर इस तरीके का आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाहर जो ये साइटोप्लाज्म, ये वाला, ये जो ये हिस्सा है जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है। राइबोसोम अटैच्ड है, ऑफ कोर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो राइबोसोम होगा ही, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब मूव करेंगे गोल्गी एपरेटस। ठीक है। गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस क्या है, कैसा है और किस तरह काम करता है? देखिए, गोल्गी एपरेटस एक पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कैमलियो गोल्गी। ठीक है। कैमलियो गोल्गी, इन्होंने सबसे पहली बार गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व किया, और हेंस इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ गया गोल्गी एपरेटस। ठीक है। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं। ये कैसा है? इट इज अ रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी एक जाल की तरह ही स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो गोल्गी एपरेटस है, ये इधर ये है, समझ लीजिए ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, ये न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और यही आपका बगल में ही आपका हो गया गोल्गी एपरेटस या तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वह फेस, वो हिस्सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा है, उसको हम उस फेस को कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस। और दूसरा नाम हो गया इसका आपका फॉर्मिंग फेस। क्या हो गया? फॉर्मिंग फेस। ठीक। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा जो, अब ये तो भाई है, अगर सेल है तो ये इसकी मेम्ब्रेन ऐसी होगी, इस तरीके की मेम्ब्रेन होगी, तो ये हिस्सा जो कि मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं? ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। ठीक है। मैच्योरिंग फेस, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का आपका पूरा इस तरीके से डायग्राम। ठीक। तो अब ये क्या, कैसे और ये होता कैसे? अब देखिए, ये भी कुछ और नहीं, ये इसमें भी क्या होगा कि टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सिस्टर्ने। टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट चपटा सा टिब्यूल स्ट्रक्चर, ढेर सारा बंडल में इस तरीके से रहता है, और इसको एक को हम क्या कहेंगे? सिस्टर्ने। तो यही हमारा पॉइंट कर रहा है कि इट कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक कॉल्ड सिस्टर्ने होता है। ठीक है। और इसका साइज क्या होता है? ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका।
ठीक है। डायमीटर इसका क्या होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 डायमीटर होता है इसका माइक्रोमीटर का। ढेर सारे सिस्टम ने इस तरीके से एक दूसरे के पास लगे रहते हैं। ये हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनता है। जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस कर रही है उसको हम सिस फेस फॉर्मिंग फेस कहेंगे, और जो उसका फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस करेगा उसको ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका और कैसा फंक्शन, किस तरह फंक्शन करता है। ठीक, चलिए देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये इसको क्या, ये कॉन्वेक्स सिस फेस फॉर्मिंग फेस, इसका मतलब ये क्या होगा, इधर न्यूक्लियस होगा, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा आपका, है ना, तभी ये फॉर्मिंग फेस है, और इधर आपका सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी। और इसी वजह से इस फेस, ये फेस कैसा है, कॉनकेव है, ट्रांस कॉनकेव फेस भी बोलेंगे, ट्रांस फेस भी, और मैच्योरिंग फेस भी बोलेंगे। ठीक है, तीन नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या, कि ये किस तरीके का होता है। इसके एक स्ट्रक्चर को सिस्टर ने कि फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से ढेर सारे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं पैरेलल लाइन में, और उसको हम कहते हैं क्या, सिस्टर ने। स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर, सारे के सारे पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, और किस तरीके से, ढेर सारे, ऐसा नहीं है कि एक दो ठो रहेंगे, ये जो सिस्टर ने ऐसा नहीं कि एक दो ठो रहेंगे, ढेर सारे सिस्टर ने पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, और ये कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के पास रहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के पास रहेंगे। ऑफ कोर्स सबका काम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए एक दूसरे के पास में ही आपको देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, और ये जो सिस और ट्रांस फेज है, जैसा भी हमने बताया, ये जो सिस और ट्रांस फेज है ये पूरे एंटायरली डिफरेंट होते हैं, एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना, सेम ही है, इंटरकनेक्टेड कर रहते हैं। ठीक है, भले ही एकदम अलग है, ठीक है, एंटायरली अलग है, भाई इन लोगों का फेस एक इधर है एक उधर है, लेकिन इनका फंक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन और देख लेते हैं क्या है, इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि ये क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करता है, चीजों को बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था हमारा, दो चीजें बना रहा था। ठीक है, एक तो हमारा बना रहा था लिपिड, ठीक है, और दूसरा हमारा बना रहा था प्रोटीन। और ये दोनों कैसे थे, इमेच्योर थे, मैच्योर थोड़ी ना थे। ठीक है, और इनमेच्योर थे, मैच्योर नहीं थे, तो इनको मैच्योर किया, इनके ऊपर इनको प्रोसेसिंग करके मैच्योर किया किसने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। तो ये क्या करेगा, लिपिड और प्रोटीन को रिसीव करेगा, इनको मैच्योर, इनका काम क्या है, इनकी पैकेजिंग करता है, लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज बनी नहीं रहती है, बनानी पड़ती है, कि जरूरत के हिसाब से उस तरह बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जहां टारगेट होगा, जैसे ही इसका बनाएगा, पैकेजिंग हो जाएगी, तो ये कहां ट्रांसफर करेगा, वो उस जगह ट्रांसफर करेगा जहां पर एक्चुअली में इसका टारगेट है। अब वो सेल के इंट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, इंटरसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। अब गोल्गी बॉडी का करता क्या है, गोल्गी बॉडी रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, मटेरियल्स को रिसीव करता है। कैसा मटेरियल, चाहे वो लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, और कहां से रिसीव करेगा, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को, वेदर इट इज प्रोटीन और लिपिड, कुछ भी हो सकता है, उसको रिसीव करेगा। ठीक है, और किस फेज से रिसीव करेगा, दो फेज है भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, एक सिस फेज है और एक ट्रांस फेज है। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड को वो अपनी सिस फेज से रिसीव करेगा। ठीक है, सिस फेज से रिसीव करेगा, फिर उसके बाद उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी उस मटेरियल को। दीज मटेरियल आर केमिकली मॉडिफाइड, उसको केमिकली मॉडिफाइड करेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको और मैच्योर बनाएगा। ठीक है, केमिकली मॉडिफाई करेगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अगर वो लिपिड को रिसीव करके उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको केमिकली मॉडिफाई कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन किस प्रोसेस का नाम है, जब वो लिपिड को केमिकली मॉडिफाई करेगा तब हम कहेंगे कि क्या हुआ है, ग्लाइकोसाइडेशन हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर वो प्रोटीन को केमिकली मॉडिफाई कर रहा है, किसको,
प्रोटीन को केमिकली मॉडिफाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन करके वो फॉर्म करेगा, जब मैच्योर लिपिड जो होगा उस मैच्योर लिपिड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानेंगे, मैच्योर लिपिड। ठीक है, वहीं पर अगर आपका प्रोटीन मैच्योर होके में निकल रहा है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, प्रोसेसिंग करता है, एज पैकेजिंग करता है, मैच्योर करता है लिपिड और प्रोटीन को। अगर वो लिपिड की पैकेजिंग कर रहा है, अगर लिपिड को मैच्योर कर रहा है तो लिपिड को मैच्योर करने की प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन और मैच्योर लिपिड को हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। वहीं अगर प्रोटीन को प्रोसेसिंग करके मॉडिफाई कर रहा है, केमिकली मॉडिफाई कर रहा है, तो उस प्रोसेस को केमिकली मॉडिफाई करना, प्रोटीन को केमिकली मॉडिफाई करने की प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन और मॉडिफाइड प्रोटीन को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसके बाद क्या होगा, ये चलो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड तो बन गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इन लोगों की पैकेजिंग, इनको वेसिकल के फॉर्म में बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक करेगा। ठीक है, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद मटेरियल्स का क्या होता है, मटेरियल्स पैक्ड होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पैक्ड इन वेसिकल्स एंड पिंच्ड ऑफ। ठीक है, पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेज। ठीक है, जैसा हमने कहा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है, ये इसका सिस फेज हो गया, यहां से इसने रिसीव किया, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और अब ये वेसिकल की शेप में वेसिकल में पैक हुआ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, फिर उसके बाद यहाँ से पिंच आउट हो जाएगा, ऐसे टूट कर निकल जाएगा। ठीक है, टूट कर निकल जाएगा। ठीक है, पिंच आउट हो जाएगा वेसिकल के फॉर्म में। अब देखिए क्या नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि और क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। ये तुम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही देखा कि कैसे ये लाइजोसोम बना रहा है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। ठीक है, और अगर देखिए अगर बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंजाइम है, किसी को डिस्ट्रॉय करने का एंजाइम है, तो हम उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को, उस वेसिकल को क्या कहेंगे, लाइजोसोम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, लाइजोसोम कहेंगे। लाइजोसोम, अगर कोई वेसिकल है उसके अंदर ढेर सारे एंजाइम है जो चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, आगे चाहे बैक्टीरिया है या फिर और कोई अदर चीजें जो जिसी को डाइजेस्ट करे, तो उस तरीके के वेसिकल को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, लाइजोसोम के नाम से जानेंगे। ठीक है, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को भी कौन सिंथेसाइज करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, सेल वॉल मटेरियल्स, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स की सेल वॉल को भी बनने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत होती है उसको भी ये बनाने का काम करता है। ठीक है, हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस है एक, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम अगर हम करेक्टली बोले ना, लार्ज लाइजोसोम है, बड़े से लाइजोसोम को एक्रोसोम कह दिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, यही अगर बड़ा सा लाइजोसोम स्पर्म की हेड पर प्रेजेंट है ना, तो हम उसको एक्रोसोम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। जैसे ये स्पर्म है, इसकी हेड पर अगर यही लाइजोसोम बड़ा सा लाइजोसोम इसकी स्पर्म की हेड पर प्रेजेंट है, तब हम इसको कह देते हैं क्या, एक्रोसोम। क्या कहते हैं हम लोग, एक्रोसोम। ठीक है, तो ये इसका मेन काम क्या काम हो गया भाई, पैकेजिंग का काम, पैकेजिंग का काम, मॉडिफिकेशन का, केमिकली मॉडिफाई करेगा प्रोटीन लिपिड्स को, पैकेजिंग करेगा, लाइजोसोम बनाने में भी हेल्प करता है, सेल वॉल के मटेरियल्स बनाने में भी हेल्प करता है, एक्रोसोम भी बनाता है, कब, स्पर्मियोजेनेसिस के समय पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम क्या है, लाइजोसोम के बारे में तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही थोड़ा बहुत। चलिए और देखते हैं लाइजोसोम क्या है। लाइजोसोम कैसा है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in Golgi apparatus। ऐसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया और अभी ही देखा।
कि क्या है, लाइसोसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म्ड होता है पैकेजिंग की प्रक्रिया से, ठीक है, वो भी किसके द्वारा, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा पैकेजिंग प्रोसेस करके हमारा लाइसोसोम बनता है, ठीक है। अब लाइसोसोम मैंने क्या बताया कि लाइसोसोम में अगर किसी भी वेसिकल में एंजाइम रहेगा तो हम उसको लाइसोसोम बोल देंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है, वेसिकल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कैसा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखिए क्या होता है, हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, ठीक, क्या हो गया, वाटर, और लिटिक मीन्स हो गया ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। ऐसा एंजाइम जो पानी की मदद से किसी भी मटेरियल या स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़े वाटर की हेल्प से, तो इस तरह के एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइसोसोम होता है, इनके अंदर बहुत ढेर सारे, दे आर वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं आपको लाइसोसोम में देखने को मिलेंगे। मोस्टली आपको लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही देखने को मिलेंगे, ठीक। और हाइड्रोलिटिक कैसे एंजाइम होते हैं? ऐसे एंजाइम जो वाटर की मदद से किसी कंपाउंड को या फिर किसी केमिकल को तोड़े, उस तरह के एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेज। लाइपेज कैसा है? लाइपेज एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मींस ये किसको तोड़ेगा, किसको ब्रेक डाउन करेगा? लिपिड को, ठीक है। प्रोटीएज, ये भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, किसको ये डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, प्रोटीन, ठीक। और कार्बोहाइड्रेज, ये किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो इसके पास ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलेज एंजाइम आपको एग्जांपल भी याद रखना पड़ेगा, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं? ये सारे जो एंजाइम है, ये सारे एंजाइम तो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, लेकिन ये एक्टिव कब होते हैं? ये एक्टिव होते हैं जब इनको पीएच मिलता है एसिडिक, इनका पीएच होता है 5, एसिडिक कंडीशन, मतलब इनका पीएच जब इनको 5 मिलेगा तब जाकर ये सारे के सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनको वर्क करने के लिए कितना पीएच चाहिए? पीएच 5, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम इतने केपेबल हैं कि ये किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो लाइसोसोम के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर सके। कौन कौन है? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और हमारा न्यूक्लिक एसिड है। इन सबको डाइजेस्ट करने की क्षमता है भाई हमारे लिपिड में, ठीक है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं हम इसे, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी सेल्स के अंदर कुछ ऐसे आ जाते हैं पार्टिकल जिनको लाइसोसोम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है और डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है कि भाई उसका सेल तो खराब हो ही गया है, तो दूसरी सेल ना खराब हो, इसी वजह से ये क्या करता है, खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से, ताकि भाई इससे क्या होगा, एक ही सेल डिस्ट्रॉय होगी, बाकी अगल बगल की सेल तो बच जाएंगी ना। इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है। ऐसी कंडीशन आती है कि बचा ले बाकी सेल को भी, बाकी सेल को बचाने के लिए भी ये खुद की भी सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा वैक्यूल। वैक्यूल भी कैसा है हमारा? सिंगल मेम्ब्रेन, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, खाली जगह होती है, जिसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। देखिए वैक्यूल के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले के लेक्चर के बारे में, कि वैक्यूल क्या है, ठीक है। वैक्यूल क्या है? एक खाली जगह है, ठीक है। वैक्यूल क्या है? एक खाली स्पेस है, ठीक। अब उसमें कुछ लिक्विड भरे रहते हैं। अब वो लिक्विड कैसे होते हैं? हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और कंपेयर देन एनिमल्स के।
एनिमल्स में इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल तो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है और उनके कैविटी है और उनके अंदर लिक्विड भरा रहता है। वो कैसा लिक्विड है? आयंस है, मटेरियल्स है, और करेक्ट वे में कहे तो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है जो उसी खाली जगह में भरा हुआ होता है, ठीक है। और वो इतना, अब सेल इतना वेस्ट मटेरियल, सेल है, सेल के वेस्ट मटेरियल निकलेंगे तो उसमें तो फिल होगा ना, वो वैक्यूल कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना, वो वैक्यूल बड़ा हो जाएगा और पूरा एकदम सेल का कम से कम 90% स्पेस पूरा पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल का, ठीक है। प्लांट सेल का ऑक्यूपाई कर लेता है और न्यूक्लियस पेरीफेरी पे हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक। ये कुछ इस तरह इतना बड़ा सा हो जाता है और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे आ जाता है। देखिए न्यूक्लियस, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है उनमें लाइसोसोम की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो वैक्यूल होता है, अब वो वहां का जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा जाएगा कहाँ? तो उसीलिए प्लांट में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल एज अ डस्टबिन की तरह बिहेव करने लगता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में ही जाता है, वैक्यूल में ही जाता है। और जब बढ़ता चला जाएगा तो वो वैक्यूल कैसे हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और बड़ा होते होते कम से कम वो सेल का इतना बड़ा हो जाता है कि सेल का 90% वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल ही घेर लेता है, ठीक है। और बचा बेचारा सेल और उसके सेल ऑर्गेनेली वो पेरीफेरी पे आ जाते हैं, कोने में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल कह रहा है कि वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के 90% वॉल्यूम वैक्यूल ही कवर करके रखता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है? ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसकी वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन जो वैक्यूल की होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि डिस्कस किया कि ये डस्टबिन की तरह बिहेव करता है प्लांट का, तो इसमें सारे इसके वेस्ट मटेरियल उसमें फिल्ड होंगे, ठीक है। जितना भी आयंस हो या फिर कुछ भी अदर मटेरियल्स, ठीक है, कुछ भी अदर मटेरियल्स जो होंगे वो सारे के सारे वैक्यूल में फिल्ड हो जाएंगे। अब धीरे धीरे फिल्ड हो रहा है, वैक्यूल में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो वैक्यूल में जो कंटेंट ग्रेडियंट है, चीजें है, सामान है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सेल के अंदर वो कंसंट्रेशन उसका बढ़ता चला जा रहा है और सेल के अंदर सारा, लेकिन फिर भी अभी भी सेल में वेस्ट प्रोडक्ट तो बनना बंद नहीं होगा, वैक्यूल में कंटिन्यूअसली जाएगा, तो कंसंट्रेशन वहां बढ़ चुका है। तो अब क्या हो रहा है, इसका जो मूवमेंट होता है ना, वैक्यूल में जो मूवमेंट होता है चीजों का, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है। कैसे होता है? लोअर टू हायर, ठीक है। यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो आयंस होते हैं और अदर मटेरियल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो वैक्यूल में क्या होता है? हायर होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। इतना वेस्ट प्रोडक्ट अंदर जाता है कि इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और उसके बाद इनमें जो मूवमेंट जो होगा ना, वो कैसा होगा? वो मूवमेंट होगा लोअर टू हायर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इनमें जो आयंस रहेंगे और मटेरियल्स होंगे, इनका मूवमेंट कैसे होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब आपका कि सेल है और इसमें आपका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का कंसंट्रेशन कम है और ये लोअर टू हायर मूव करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगला पॉइंट, कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है। इसके अंदर रहेगा क्या क्या रहेगा? सेल्स, वाटर रहेगा, वेस्ट जिसकी जरूरत नहीं है, इसके लिक्विड को, इसके अंदर जो ये रहता है लिक्विड, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम लोग सेल सैप के नाम से जानते हैं। और आप सही तरीके से कहें तो वैक्यूल के साइटोप्लाज्म को हम लोग सेल सैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या रहेगा क्या? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बाकी सारे मटेरियल्स आपके वैक्यूल में इसमें मिलेंगे जो कि सेल के किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो अमीबा है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एक्सक्रीशन के लिए। अमीबा में जो वैक्यूल्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, वो क्या करेंगे? एक्सक्रीशन में मदद करेंगे। किसमें? एक्सक्रीशन में। कि अमीबा में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब वो क्या करेगा? चीजों को डायरेक्टली इंगल्फ करके खाता है, ठीक है। तो अब वो खाना खा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रोटिस्टा है, वो चीजों को क्या करेगा? इंगल्फ करके खाएगा, तो इसमें ये जो वैक्यूल बनेगा, इसको हम, इसमें क्या होगा? खाना होगा उसका,
तो अब हम इसको वेस्ट तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको फूड वैक्यूल कहेंगे, क्योंकि इसका फूड भाई इसके अंदर है, तो ये क्या है, फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो फॉर्म्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बाय इंगल्विंग फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को निगल लेता है डायरेक्ट और वैक्यूल बनाता है, और उस वैक्यूल को हम लोग उसे फूड है इसलिए हम उसको कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे ये 4 प्रॉपर आपके सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी सारे बचे हुए ऑर्गेनल के बारे में, ठीक है। उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बाकी कितने बचे हुए हैं, उनमें डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है, ठीक है, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली वहां से आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, प्लस आपको वहां पे नोट्स भी अवेलेबल मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।